करेंगे एसआई का। आप लोग सर के कंटेंट देख ही रहे होंगे, हर हफ्ते 1 या 2 आपको वीडियो देखने को मिल जाता है। कुछ पुराने शूट किए हुए हैं, कुछ अभी जो है हम लोग, जैसे अभी सर आए हुए छुट्टी पर है, तो हमें लगा कि सर से जो है आप लोगों का डिस्कशन होना चाहिए। जो भी आप लोग जैसे इंटरव्यू की डिमांड थी कि किस तरीके से क्या, मतलब इंटरव्यू में क्या रहता है, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पूरा कवर हो जाता है, हर एक चीज डिटेल वाइज पता चल जाती है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अश्विनी जी से पहला क्वेश्चन हमारा यही रहेगा कि यूपीएसआई की तैयारी के लिए क्या उन्होंने कुछ स्पेशल काम किया? जैसे बच्चे बहुत परेशान है प्रेजेंट टाइम में, देख रहा हूँ एसआई कितने पद है, मतलब मारा मारी मची है, तो बेरोजगारी चरम पे है। उसका एक कारण ये एसएससी, पहले क्या था कि यार एसएससी सबसे ज्यादा ऑन डिमांड, सबसे ज्यादा हाई था एसएससी, लेकिन अब एसएससी का डिमांड डाउन मारा। उसका कारण है कि कटाव इतनी ज्यादा जाना, जो मीडियम एवरेज बच्चा है वो क्रैक नहीं कर पा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा डाउन मार रहा है वहां से। इस वजह से उन्होंने अब इधर जो 4200 या ग्रेड पे अच्छी नौकरी है और डबल स्टार है, तो उन्हें लगा कि इस तरफ ध्यान दें। सभी बच्चे इधर अधिकतर यूपी के तो आ ही गए हैं और अदर राज्य के भी, बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, जितने भी लगे हुए हैं तो वो भी इस पर ध्यान दे रहे हैं। तो आप ये बताएं कुछ आपने एक्स्ट्रा एफर्ट मारा था क्या? जैसा कि मैं पहले एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा था। मैंने 2016 के लास्ट में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो उसके बाद दिसंबर में मैंने जो उसकी एसएससी सीजीएल की जो कोचिंग रहती है मैंने ज्वाइन की थी। तो मैं उसी की तैयारी, मेरा मेन फोकस वही था कि एसएससी सीजीएल मुझे क्लियर करना है। तो हुआ ये कि उसी टाइम फॉर्म आए थे, 2016 में ही फॉर्म आए थे। तो फॉर्म मैंने भर दिया था। मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं था, ना पैशनेट था कि मुझे ये जॉब करना है। शायद मैंने पहले वीडियो बनाया हो, उसमें मैंने ये चीज़ बताई भी होगी कि मैं यूपीएसआई कोई एम लेके मैंने एग्जाम नहीं दिया था। ये जस्ट अ प्रोसेस का पार्ट था। मैं जैसे कि सीजीएल की तैयारी कर रहा था, तो बीच में इसका पेपर आया तो मैंने इसका पेपर दे दिया। लेकिन मैंने, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, एसएससी सीजीएल में जो रहता है, मैथ्स आता है, रीजनिंग आती है, जीएस आती है और इंग्लिश आती है, 4 ये सेक्शन आते हैं। और एसआई में क्या आता है, एसआई में मैथ्स, रीजनिंग, जीएस कॉमन रहती है, लेकिन इंग्लिश की जगह जो आपका हिंदी है वो रिप्लेस हो जाता है। तो मुझे केवल हिंदी ही अलग से पढ़ना पड़ा और बाकी 3 सब्जेक्ट मेरे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे। मैं कोचिंग कर ही रहा था और थोड़ा टेस्ट वगैरह देता रहता था। हर हफ्ते मेरे टेस्ट होते रहते थे, हर हफ्ते मैं टेस्ट देता था। मैंने एक भी टेस्ट मिस नहीं किया होगा सीजीएल का। जब तक मैंने प्री दिया उस दिन तक, जब से मैंने 2017 के दिसंबर से मैंने चालू किया कोचिंग वगैरह और खुद से पढ़ना, और जब तक अगस्त में मेरा सीजीएल का प्री नहीं हुआ, मैंने एक भी सिंगल वीक नहीं छोड़ा जिस दिन मैंने टेस्ट ना दिया हो। मैंने हर वीक टेस्ट दिया। ये वीक आप लोगों को बता दूं, आप लोग कंफ्यूज ना हो। होता क्या था, केडी कैंपस सर ने ज्वाइन कर रखा, तो वहां पर वीकेंड में पैरामाउंट और केडी कैंपस में लाइव टेस्ट सैटरडे और संडे, ठीक है, ऑफलाइन भी होते थे। जो बच्चा चाहे वहां पर खरीदते भी थे लोग, 10 रुपए का एक प्रैक्टिस पूरा मिलता था, ठीक है। तो वहां पर इस तरीके की सुविधा बहुत अच्छी मिलती है। तो सर वहीं थे, तो हर संडे, और रैंक भी आती थी आपके मोबाइल पे, मैसेज आता, तो वो पेपर सर हर, मतलब आजकल तो मतलब इतने ज्यादा ऑनलाइन टेस्ट हो गए, तो आप चाहो रोज दे सकते हो। लेकिन क्या इन्हें रोज टेस्ट देना चाहिए? डेली टेस्ट सही है? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। मैं तो कहूँगा रोज टेस्ट देने का क्या मतलब है, हफ्ते में एक बार दीजिए। अगर आप ऐसा 6 महीने तक करते हैं तो डेफिनेटली देखिए, आप टेस्ट देने का ही केवल कोई शौक नहीं है कि टेस्ट देना है। तुम्हारी टेस्ट देने का मतलब ये है कि आपने टेस्ट ऐसे दिया संडे को, ठीक है, तो आपने जो एक हफ्ते प्रिपरेशन की, कितना अपने आप को इम्प्रूव किया, उसका टेस्ट उस हफ्ते क्लास में हो रहा है। ये सभी टेस्ट की बात हो रहा है। मेरे सच्चे कि एसआई से सर एसएससी की बात कर रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं है। आप एसआई को ही, मतलब एक वो बात बता रहे हैं, उनका क्या प्रोसेस रहा, देखिए मतलब रियलिटी बता रहे हैं, हाँ कनेक्ट कर रहे हैं, रियलिटी बता रहे हैं। आप अगर एसआई की दे रहे तो भाई ईमानदारी आप यार संडे अपना उसका दीजिए, उसका कोई इशू नहीं है। तो सर का जो प्रोसेस था वो अपना वो बता रहे हैं, उससे आप भ्रमित ना हो कि आप तो एसएससी की बात कर रहे हैं। और इन लोगों के दिमाग में कि अरे एसएससी सीजीएल का लड़का बड़ा आसानी से निकाल देता है, ऐसा कहीं कुछ है? आप ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि आप चेक करेंगे पेपर, एसएससी सीजीएल का पेपर चेक करिए, प्री का, और यूपीएसआई का पेपर चेक करिए। रीजनिंग देख लीजिए आप, रीजनिंग में जमीन आसमान का फर्क रहेगा। एसएससी सीजीएल की जो रीजनिंग आती है और यूपीएसआई में रीजनिंग पूछी गई, इनइक्वालिटी वगैरह, जो कुछ एक्स्ट्रा इनपुट आउटपुट ऐसे टॉपिक आए थे एक्स्ट्रा, तो वो कहीं इसमें नहीं आते हैं, एसएससी सीजीएल में पूछे भी नहीं आते हैं। तो एसएससी वाले अगर कोई बच्चे स्टूडेंट देख रहे हैं तो इस चीज को अच्छे से समझ लें। अब आप ना रह रहे एसएससी वाले तो हवा बहुत रहते हैं, अरे रीजनिंग की अरे हम तो जो है एकदम उड़ा देंगे। नहीं, थोड़ा सा देख लो, उसका लेवल अलग है, वही सर बता रहे हैं। रीजनिंग का लेवल आप पेपर देख के अंदाजा लगा सकते हैं ना। पेपर देखिए आप, उसका रीजनिंग का एसएससी में आता है, उसके लिए तो आराम से आप लोग 2 महीने में, 1.5-2 महीने में पूरा प्रिपरेशन कर सकते हो, जीरो से लेकर पूरी रीजनिंग की सीजीएल के लिए।
लेकिन उसमें जो यूपीएसआई है उसमें जो आप लोग देखेंगे क्वेश्चन वगैरह तो उसके लेवल थोड़ा सा अच्छा रहता है, सीजीएल से भी अच्छा रहता तो है। सर इस तरीके से हम ये समझते हैं रीजनिंग के लिए आपने कोई बुक तो प्रेफर की नहीं होगी, एसएससी से ही मिलती नहीं, है सर यही अपना जो है ना, थोड़ा कोचिंग का कंटेंट रहता हाँ। था और उसको उसमें सीधे प्रैक्टिस करते रहे, बस उसी से। देखो रीजनिंग का आप लोगों को बता दूं, मैं भी बता रहा हूँ, सर भी बता रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट ही सबसे अच्छी चीज है रीजनिंग के लिए। साफ साफ समझ लो, रीजनिंग के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको आपको पढ़ना पड़ता है, वो सीधे आप वीडियो देख लें, जैसे इनक्वलिटी हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, सिलॉग हो गया, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, ये कुछ टॉपिक्स बचते हैं जो रीजनिंग में रियल में हर कैंडिडेट की समस्या क्योंकि भूल जाते हैं, क्योंकि ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है ना, हाँ कॉन्सेप्चुअल है तो भूल जाते हैं, तो इनको बस पढ़ लीजिए, बाद बाकी जो आपकी वो सारी प्रैक्टिस में ही हो जाएगी, प्रैक्टिस सेट लगाते रहो, पूरी रीजनिंग एकदम रट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो रीजनिंग का हो गया। और सर आप ये बताएं हिंदी के लिए क्या किया था आपने? हिंदी के लिए देखिए मैं ईमानदारी से बताऊं, मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, मैंने इंटर तक यूपी बोर्ड से ही सारी हिंदी मीडियम से ही पढ़ाई की है, तो हिंदी मेरा मतलब कहीं मतलब दिक्कत नहीं हुई मुझे। मैंने हिंदी 10-15 दिन मुश्किल से पढ़ी होगी पेपर से पहले, और पर जो ल्यूसेंट की बुक आती है ना, जो सर ल्यूसेंट की बुक आती है जो हिंदी की, जनरल हिंदी की, मैंने वो पढ़ी थी 10-15 दिन। और जो पहले तो चीजें कई तो मुझे आती थी ऑलरेडी, जैसा कि हिंदी मीडियम से रहा हूँ तो कुछ चीजें तो हम लोग को याद अलंकार हो गया, रस हो गया, रस, वर्णमाला, संधि, समास और उसके अलावा पर्यायवाची शब्द कई तो पहले से हम लोग को तैयार रहते हैं। और हिंदी मुझे अच्छा भी लगता था, ऐसा नहीं, जब मैं 10th में था तो हिंदी वाज वन ऑफ दी माई फेवरेट सब्जेक्ट्स, तो हिंदी मुझे दिक्कत नहीं हुई, तो मैंने 10-15 दिन में उसको बस गो थ्रू हो गया था, और शायद मेरे हिंदी में ही सबसे ज्यादा नंबर भी थे, 40 में से। सर क्या आपको बता दूं, इंग्लिश में भी बहुत अच्छे नंबर है, जैसे सीजीएल 2017 192, 17 में 185, 18 में 198.25। तो आप ये ना सोचें कि हिंदी अच्छी है तो हिंदी अच्छी होगी, इंग्लिश भी अच्छी है, इस तरीके को अच्छे से समझ लें कि यूपी बोर्ड से रहे इन्होंने इतनी अच्छी इंग्लिश भी की, तो ऐसा नहीं कि आप एसएससी के बच्चे तो हिंदी की वजह से ही बड़ा अपना जो है पैर पीछे की तरह, यार हिंदी आ रही हमें नहीं आती है, सीजीएल वाले खासकर, क्योंकि वहां पर इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हिंदी से कोई इनका वास्ता नहीं रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं, बस इतना अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, जो तुमने कक्षा 10 तक पढ़ा वही आ रहा, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा, इतना मैं जानता हूं। हिंदी सबसे सरल लगता है, सबसे स्कोरिंग पार्ट रहता है, सबसे स्कोरिंग पार्ट का, और बहुत जल्दी आप कवर कर सकते हैं, बहुत जल्दी, कम टाइम में। कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं साहित्य का थोड़ा सा बताएं, साहित्य का एक कमेंट आया था परसों तो कि सर साहित्य कहाँ से आपने कवर किया था? साहित्य के लिए बता तो रहा हूँ, वही आप लोग ल्यूसेंट ले लो, जितना है उतना मोर देन सफिशिएंट है। आप पहले के पीछे देखिएगा बहुत सारा जो है साहित्य का दिया हुआ है, प्रैक्टिस सेट भी दिए गए, उसके पीछे क्वेश्चन दिए हैं, पहले पूछे गए वो भी दिए हैं, उसके अलावा कुछ नए भी दिए हैं, तो आप उसको पढ़िए बस। तो आप पढ़िए ल्यूसेंट, तो आप जानते हैं ऑन डिमांड जीके के लिए भी, इसके लिए बहुत अच्छी किताब है। और आपने जीएस के लिए क्या रहा? जीएस के लिए मैं वैसे तो कोचिंग कर ही रहा था, मुझे जो कंटेंट मिलता था उसके अलावा मैंने उत्तर प्रदेश की जीके आपने कहाँ से कवर किया? उत्तर प्रदेश की मैंने स्पेसिफिकली कोई जीके मैंने तैयार नहीं की, यूपी की मैंने, हालांकि थोड़ा मूल विधि जो आता है ना, उसके लिए मैंने पतली से किताब आती थी जी, तो वो मैंने ले ली थी। और उसके अलावा पहली बार जो पेपर हुआ था ना मूल विधि का, उसके लिए मैंने मूल विधि की वो बुक पढ़ी थी, उसके बाद पेपर कैंसिल हो गया, दोबारा जब हुआ तब मैंने वो भी नहीं पढ़ी, तो उससे 3-4 क्वेश्चन आए थे, उनमें से 2 क्वेश्चन 1-2 मतलब जो याद थे मेन जो थे, और बहुत डीप में भी नहीं पूछा था, मतलब जो मेन होती हैं धाराएं वगैरह वही पूछी थी, और डीप में पूछेगा तो आप कर भी नहीं पाओगे क्योंकि आपका कोई वास्ता नहीं उससे। बुक में तो बेसिक चीज है, ऊपरी, तो आप चाहो तो पढ़ लो, गो थ्रू हो लो, क्योंकि आप जब क्वेश्चन आते हैं सर मूल विधि के, मेरी समझ से 4-5 मैक्सिमम 40 में से मैक्सिमम एक पेपर में दिया था जब कैंसिल हुआ था, और दोनों को मिलाऊं, एक में तो 2-3 आए थे, एक में 4 करीब 5 आए थे। ये समझने ज्यादा भयभीत ना हो। मैथ के लिए सर क्या रहा? मैथ के लिए तो यही है कि जो सीजीएल वाला बंदा है तो उसकी मैथ तो कोई दिक्कत होगी, लेकिन जैसे सर यूपी बोर्ड के बच्चे जो केवल एसआई को फोकस कर रहे हैं, हमारा उनसे भी जो है उनके ज्यादा कमेंट आते हैं, तो उनको भी बताएं कौन सी बुक सही रहेगी। पहले मैं बताता रहता हूँ, लेकिन आप भी कुछ बताएं। बुक बेसिकली कोई भी आप बेसिक बुक ले लीजिए, पहले तो आप ये चेक करिए आपका जो लेवल है प्रिपरेशन का कैसा, अगर आपके बेसिक क्लियर है तो आप स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो प्रेफर कर सकते हैं। एसएससी देखो यार, पता है एसएससी की बुक मैं या सर भी प्रेफर करते हैं, इसका कारण क्या है कि जब आपका लेवल बेटा यहाँ रहेगा तो आप यहाँ की चीजें आसान हो जाती है। अब आप लेवल क्या आप आरएस अग्रवाल नहीं आती, वही ये लोग पढ़ते रहते हैं, फिर कहते पेपर फंसा नहीं। और आरएस अग्रवाल की जमाने थोड़ा सा चलेगी, वो जीडी में सवाल आते हैं, एसएससी जीडी में भी अच्छे सवाल आते हैं, तो वो जमाने चले गए आरएस अग्रवाल और एसटी यादव वाले। एसटी यादव आरएस अग्रवाल केवल बेस क्लियर करते हैं, जो आपको और अच्छा अगर अपना लेवल करना है तो राकेश यादव सर की है अंकगणित, ठीक है,
मिश्रा सर भी बता चुके हैं, ये भी बता रहा, मैं भी बता रहा हूँ। वो एक अच्छी किताब है, अंकगणित इसमें पूछी जाती है, एडवांस का सेक्शन है, अलजेब्रा आ रही है, ट्रिग्नोमेट्री आ रही है। तो वो किताब में इतना यार क्वेश्चन है भाई कि तुम लगाते रह जाओगे हर एक टाइप का, मतलब कितने भी तुम मैथ में धुरंधर होगे वहां फेल हो जाओगे, ठीक है। तो वो किताब ले लो, अंकगणित की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, 7300 9300 कोई नहीं, केवल अंकगणित वाली किताब ले लेना, राकेश यादव सर की बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। किसी को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जो दिल है वो बता रहा हूँ, रियल बात, किसी को प्रमोट करने का कोई हम लोग का उद्देश्य ना, हम किसी को बुराई कर रहे हैं, बस खत्म बात। बस वो हमें अच्छी लगती, आप लेने से पहले वो देखें, कंटेंट अच्छा लगे तो आप जरूर लें, ठीक है। तो इस तरीके से ये बातें होगी। तो सर आप ये बताएं कि जैसे हाइट बच्चों की, ठीक है, फिजिकल का थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जरूरी जब इंटरव्यू हो रहा तो सारी बातें होनी चाहिए। फिजिकल का जैसे कुछ बच्चे एक 65 हाइट वाले ये भी फॉर्म डाल रहे हैं, 67 वाले भी डाल रहे हैं, तो सर इससे क्या फर्क पड़ता है? जैसे एसएससी सीपीओ में क्या होता है, मैंने देखा है कि बच्चे की हाइट कम रहती है, कटा पढ़ा के चला आता है, फिर बाद में बाहर हो जाता है। तो ये क्या करना सही है, गलत है, क्या है, डाले या ना डाले फॉर्म, आप बताओ। फॉर्म देखिए, फॉर्म डालने में आप 157 के भी तब भी डाल दें, 167 तो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। आपका ये तो पक्का है कि सिलेक्शन मतलब फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन आपको एक पेपर का एक्सपीरियंस चाहते हो आप तो ले सकते हो। और हाइट जो रिक्वायर्ड है 168 है, और 168 आपकी है तो बिल्कुल सीधी सी बात है, एलिजिबल है। 168 है तो आप फॉर्म जरूर डाल लें। हाँ तो उसमें डाउट मत रखना कि अरे यार हाइट बढ़ा के नापते हैं, अन्य जगह जैसे सीआरपीएफ वगैरह, बीएसएफ वगैरह में हाइट बढ़ा के नापते हैं, उसमें 168 वाले ऐसा नहीं, वहाँ पे 168 वाले को तो लेंगे भी नहीं, इतनी मांग रहे हैं फिर भी नहीं लेते, बढ़ा के लेते हैं। तो वही चीज आप अच्छे से समझ ले तो आप फॉर्म डाल दें। और 168 है अगर हाइट आपकी, लड़कियों की 157 है, जो भी है मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो गर्ल्स भी जितनी हाइट रिक्वायर उतना जरूर डाल दो, उसमें डाउट ना रखें कि हम बाहर हो जाएंगे, बस उतनी होनी चाहिए। हाँ, तो वहाँ बढ़ा के नहीं नापते, इतना आप जान लें। तो आप फॉर्म डाल दें, नंबर 1। और सर एक इशू आ रहा है कि इन लोगों का कि सर मेडिकल का बहुत टफ होता है, आप ये भी थोड़ा सा इनको क्लियर कर दें, मेडिकल का क्या रहता है? मेडिकल इतना टफ नहीं होता है, क्योंकि पैरामिलिट्री के लिए आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मेडिकल नॉर्मली होता है। आपका एक हड्डी वाला डॉक्टर ऑर्थोपेडिक रहता है सर, वो रहता है डॉक्टर, वो मतलब बेसिकली आपके जो पैरों के बीच में जो हड्डियां नहीं होती, नी क्या बोलते हैं, नी क्या कुछ यहाँ से बोलते हैं, याद नहीं आ रहा मुझे, तो आपके पैरों की हड्डियां नहीं मिलनी चाहिए, वो चेक करते हैं, ठीक है। अगर आपका वो सही है तो बस आपको फिट कर देंगे। और उसके अलावा हाथों की, आपके दोनों की, ऐसे कुछ लोग का होता है ना, हाथों की हड्डी टूटी होती है, तो ऐसे करके हाथ आगे ऐसे करा के आपके मतलब हाथ चेक कर लेंगे कि ये मतलब सही है कि नहीं, देख के कर लेंगे। बाकी फोर्स में क्या होता है, एयरफोर्स, आर्मी या नेवी वगैरह में, वो यहाँ पे पूरा एंगल वगैरह सब चेक करते हैं, वो यहाँ कुछ नहीं होता है। मेडिकल कलर ब्लाइंडनेस का क्या इशू? कलर ब्लाइंडनेस का इशू ये है कि आपको ये बताइए, आपको ट्रैफिक इंस्पेक्टर मिलेगा, ठीक है, बाहर कर दिया आपको उसमें रेड और उसका रहता है ग्रीन कहीं, ठीक है, आपको ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर बना दिया कि आपको रेड ग्रीन में अंतर समझ में नहीं आ रहा है, आप तो घंटाधार कर दोगे। तो कलर ब्लाइंडनेस भी तो बहुत बड़ी चीज है, बड़ी चीज है। फोर्स की लाइन में आप कहीं पर भी नहीं जा सकते, फोर्स टीचर वगैरह की आप लोग तैयारी करें, ज्यादा सही रहेगा, वहां कुछ ऐसा है नहीं, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, फोर्स लाइन आपके लिए नहीं सही रहेगी। और सर जैसे अब ये 3 बातें हो गई, तो अब हम लोग अगर बात करें कि ये मतलब तैयारी के साथ साथ रनिंग क्या जरूरी इन लोगों को अभी करना, जो मतलब एकदम अब पढ़ने में ही लगे, कोई रनिंग नहीं कर रहा, ये बड़ी गलती है या? बिल्कुल बड़ी गलती है, ये मैंने भी की थी, इसलिए मेरे आप एक्सपीरियंस थोड़ा आइडिया ले सकते हैं। क्योंकि एक तो मैं यूपीएसआई के प्रति थोड़ा इंडिफरेंट था, मतलब ज्यादा पैशनेट नहीं था, ऐसा मैंने बताया, तो मैं सोच रहा था जब आएगा तब देखा जाएगा, तो मैंने रनिंग नहीं की। और उससे पहले मैंने कभी स्पेसिफिक रनिंग की भी नहीं थी, मैं इससे पहले कॉलेज में था तो खेलता जरूर था, लेकिन खेलते टाइम जितना हो जाता था मेरा, रनिंग उतना हो जाता था, बाकी मैंने कभी रनिंग मतलब की नहीं, शायद ही कभी कर लियो, गलती से कर लियो। तो जब मैंने रनिंग स्टार्ट की, जब मेरा रिजल्ट आया इसका, रिटन का क्लियर हुआ, तब मैंने रनिंग स्टार्ट की, तो मुझे काफी दिक्कत हुई, यहाँ तक कि मुझे डॉक्टर ने 1 महीने के बेड रेस्ट के लिए बोल दिया था रनिंग के टाइम, क्योंकि मैंने कभी रनिंग की नहीं। मैंने पैर का एक्सरे कराया था, तो उसमें जो रेसेस रहते हैं, उसने कहा है आपके रेसेस टूट गए, आप अगर 1 महीने रेस्ट नहीं करेंगे तो आपका प्लास्टर तक हो सकता है। तो मैं 1 महीने मुझे मजबूरी में बैठना पड़ा। उसके बाद मैंने फिर जब 15 दिन बचे थे केवल रनिंग के, तब मैं रनिंग स्टार्ट की, और मैंने कभी भी प्रैक्टिस में रनिंग 5 किलोमीटर सर का देखिए निकल गया, लेकिन आप ऐसा कतई ना करें। तो वही मैं इसका सॉल्यूशन ही तो बता रहा हूँ कि मैंने लास्ट में किया, अगर मैं पहले सब याद आ जाता उस टाइम वही मिश्रा सर थे, वो पढ़ाया तो उनकी अच्छी रनिंग, उनकी वो 22 में 23 रन मार देता था, 22 से 23 रन में रनिंग थी उसकी, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस था, उसको देख कर लगता था कि हाँ निकल जाएगी। यही आप अपने अंदर लाए। हम लोग सर का डाउट था, सबको डाउट था कि यार पता नहीं निकलेगी कि नहीं, क्योंकि भाई कम समय रनिंग की,
वहाँ एनवायरमेंट, कई सारी चीजें देखो रहती हैं, तो उस वजह से निकल गई। लेकिन आप ऐसा ना करें, आप रिलैक्स रहें, अभी से हल्के अभी से ही देखिए, पैर चलाना अच्छी चालू चीज है ना, करें। रनिंग तो अच्छी चीज है आप लोग के लिए। डेली मैं कह रहा हूँ, ज्यादा नहीं, 1 से 2 किलोमीटर केवल दौड़िए बस, पर डेली दौड़िए। एक आध दिन तो चल जाता है हफ्ते में, लेकिन इतना डेली कीजिए। जब आपकी रनिंग आएगी ना, तो आराम से आप कर लेंगे, आपको टेंशन भी नहीं होगी, ना आपके फ्रैक्चर वगैरह वाली कोई चीज आएगी। ठीक है, कई लोग पट्टी बांधते हैं, क्या करते हैं, इंजेक्शन वगैरह भी कुछ लेते हैं, दवाई लेते हैं, तब दौड़ते हैं। हाँ, तो वो सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो लेना हानिकारक भी होता है। दवा ढूंढने निकलते कैसे रनिंग निकले, वो सब फिर रिलैक्स हो जाओगे, एकदम मस्त रहोगे, अपने कितनी भी हो। अभी से करना चालू कर धूप में भी अगर तुम दौड़ा दिए जाओ, तुम्हारी रनिंग मिल जाएगी गारंटी। हाँ, ये भी ध्यान रखना, कभी भी क्या रहता है कि धूप में भी दौड़ा सकते हैं, उनके ऊपर ज्यादा लड़का कम करना होगा, धूप में दौड़ा दें, कम हो जाएंगे। अपने आप लिख कर दे रहा हूँ, पहले से प्रैक्टिस रखिए आप लोग उसकी। कम लड़का पास होगा तो भाई सुबह दौड़ा देंगे, धूप में दौड़ा देंगे, आधा लड़का खत्म हो जाएगा, आधे ही ढेर हो जाते हैं। जो लास्ट टाइम वाले होते हैं ये सब गिर जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप अच्छे से समझे। अब सर थोड़ा सा ट्रेनिंग के बारे में एक्सपीरियंस बताएं, आपकी जो 8 महीने ट्रेनिंग रही उसमें आपने क्या एक्सपीरियंस किया, इनको थोड़ा सा उसका बताएं, किस तरीके की ट्रेनिंग है, बहुत हार्ड है, क्या है, लोग इनके दिमाग में थोड़ा सा क्लियर करते हैं। कुछ लोग मतलब अलग तरीके के रूमर क्रिएट करते, बहुत टफ होती, बच्चे नहीं कर पाएंगे ये वो, तो क्या है, आप उसका रियलिटी बताएं, आपने की है तो आप बता सकते हैं। ये ट्रेनिंग जब मैंने ज्वाइन की थी, जून में की थी, एकदम भयंकर गर्मी पड़ रही थी और स्टार्टिंग में बहुत ही टफ था ट्रेनिंग करना। मतलब जून के टाइम जब भयंकर गर्मी और वहाँ पर शेड्यूल फिक्स रहता है, वहाँ आपके हिसाब से शेड्यूल चेंज नहीं हो सकता है। हम लोग दिन में खाना खाते थे, वही 1 बजे वापस आते थे, 1:30 बजे, पौने 2 बजे तक खाना खाते थे। उसके बाद 4 बजे, 3:30, पौने 4 बजे हमको ग्राउंड जस्ट 1.5-2 घंटे बाद जाना पड़ता था, खाना भी नहीं पचता था। ठीक है, तो वो स्टार्टिंग के 2 महीने थे, जून के बाद जुलाई अगस्त तक, तो सबकी हालत खराब थी। लग रहा था कि हाँ हम लोग कमांडो की ट्रेनिंग कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करके आदत पड़ गई। और उसके अलावा देखो एक चीज मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, आप लोग ये किसी फोर्स लाइन में जाओ तो थोड़ी बहुत कठिनाई का सामना यार करना पड़ेगा। हम लोग कंफर्टेबल आर्मी से मैं आपको बता दूं ये कठिन नहीं है, मतलब आर्मी के बराबर क्या, पास में भी नहीं, इतना आर्मी का एक अलग लेवल है। ठीक है, तो वो मतलब ट्रेनिंग के नाम पर ये मत सोचिए बहुत हार्ड होगी, साल भर ट्रेनिंग कैसे होगा, तो ये आप टेंशन मतलब ना ले, और नॉर्मल आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन इसीलिए कह रहा हूँ, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज करते रहोगे तो आपके अंदर वो एक आदत बन जाएगी, फिर आप बाद में बोर नहीं होगे, है ना, थकान नहीं आएगी ज्यादा। तो ये चीजें आप अभी से जो है फिजिकल एक्टिविटीज करते रहो, अपने शरीर को फ्लेक्सिबल रखो, क्योंकि रनिंग है, लॉन्ग जंप है, कुछ मतलब घुटनों पर बैठ कर भी आपको चलवा सकते हैं कभी कभी। तो ये जितनी चीजें हैं ये आपको जो है सही रहेगी। फिजिकल एक्टिविटी करते रहो, पढ़ाई करो, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी सुबह 1 घंटे का समय जरूर निकालो। आज का स्टूडेंट बिल्कुल ही नहीं कर रहा, तो वो आपको आगे आने वाले भविष्य में भी नुकसान देगा ना। नहीं कर रहे हैं, अगर कोई एसआई के अलावा भी ये वीडियो देख रहा है तो फिजिकल के लिए लास्ट में मैं इस बात को ऐड करूंगा, दोनों लोग मिलकर के, कि यार फिजिकल एक्टिविटी आधे घंटे 1 घंटे योगा जो तुम कर पाओ, प्राणायाम वगैरह करो, रनिंग करो, इसमें तुम कंफर्टेबल। हम लोग जैसे बात करें अपनी, बीपी सर हो गया, मैं हो गया, मिश्रा सर हो गया आपके, हम लोग जॉब कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, जबकि मेरा तो जॉब का कोई उसका फोर्स का लेना देना भी नहीं है, मैं एसएससी का कर रहा हूँ। उसके बावजूद भी मैं डेली टाइम निकालने की कोशिश करता हूँ, शाम को डेली जाके एक्सरसाइज करता हूँ, और रनिंग डेली का भी है। फिट रहने से तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है, वरना जब कपड़े पहनोगे ना थोड़ा सा अच्छा लगेगा, हाँ यार मतलब लगता है, खुद से तुम फील कर सकते हो। ठीक है, तो इसी उत्साह और उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। इस इंटरव्यू में आप लोग कमेंट करें, और भी कोई अगर आपको कमी लगे तो सर आपको बहुत ही जल्द अगले वीडियो बना के वहां से भेजते रहेंगे, आप उसकी टेंशन ना लें। कमेंट जरूर करें जो भी आपकी छोटी छोटी भी बात आप पूछ सकते हैं कि सर ये इशू है, मुझे ये दिक्कत है, या मेरा कभी चोट लगी थी, या कुछ भी आप पूछ सकते हैं। मेडिकल इशूज भी बता दिए जाएंगे जो होगा।